हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन लेके आए हैं। एलपी का अगर बात करेगा तो एलपी में हम बताए थे आपको कि सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से पूछा जा रहा है, जिसमें हम 2 सेशन इसका लेके आते हैं अल्टरनेट में। एक कल हम लाए थे प्रैक्टिस सेट जो 50 क्वेश्चन का करवाए थे और वो था एसके झा का बुक से, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी का हम एनालिसिस करवा रहे हैं और एक करवा रहे हैं जो चैप्टर वाइज चलेगा ड्राइंग का, जिसमें आज हम इंस्ट्रूमेंट उठाए हैं और इसी का चैप्टर वाइज आज चलाएंगे जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और इसी के साथ अल्टरनेट में सेशन आते रहेगा। तो अगर बात करेगा आज का, तो आज के सेशन में आपको हम ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और इसी तरीका से कल आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट एसके झा का और इसी तरीका से अल्टरनेट में आते रहेगा। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न बोला गया है, पहला प्रश्न बोला है कि A4 शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का अनुपात क्या होता है। तो ये बताइए कि A4 शीट का छोटी भुजा तो आपको पता होगा कि होता है 4, A0, A1, A2, A3 और A4 होता है। इसका साइज का अगर बात करिएगा तो एक होता है लंबाई और चौड़ाई का अगर बात करेगा तो 841 एक याद रखेगा और 1189। इसी तरीका से 1189 को आधा लिखेगा तो आधा करिएगा तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 594 और 841 यहाँ से ये लिख दीजिएगा। फिर 841 का हाफ करिएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा 420 और फिर 594 लिखिएगा। 594 को फिर हाफ करिएगा तो 2 दूनी 4 होगा, 1 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 और फिर 420 लिखिएगा। फिर 420 का हाफ करेगा तो 210 होगा और यहाँ 297 होगा। आपसे पूछा गया A4 शीट का छोटी भुजा, तो A4 शीट का छोटी भुजा 210 है और A3 शीट की लंबी भुजा, तो A3 शीट की लंबी भुजा कितना है, तो 420 है। तो 210 और 420 का अगर रेशियो लीजिएगा तो 1:2 आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2 होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, ये जो साइज दिया गया है, ये साइज याद रखेगा, इस साइज पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है और इसका उपयोग हम टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो टच स्क्रीन पर किसका उपयोग करते हैं, तो स्टाइलिश का करते हैं। स्टाइलिश एक पेन होता है जो पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण पर टच स्क्रीन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल क्या है। A0 आकार का कागज पेपर का क्षेत्रफल क्या होता है, तो A0 का क्षेत्रफल होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर बराबर पता है आपको कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर को स्क्वायर करिएगा तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका क्षेत्रफल का अगर बात करिएगा तो A0, A1, A2 और A3, इसी तरीका से अगर इसका 1 मीटर स्क्वायर होता है तो इसका आधा करिएगा तो 0.5 मीटर स्क्वायर होगा। फिर इसको आधा करिएगा तो 0.25 मीटर स्क्वायर होगा और इसी तरीका से आधा करते जाइएगा तो A4 तक लिख सकते हैं। तो A0 का कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि प्रकार जिसको हम कंपास बोलते हैं, कंपास का उपयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं। कंपास का उपयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं, तो कंपास का उपयोग हम करते हैं वृत्त बनाने के लिए। वृत्त बनाने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, किस प्रकार की पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है। किस प्रकार का पेंसिल के लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है, तो सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है 9H में। सबसे कठोर किसमें होता है, तो 9H में होता है। अगर जिस कैंडिडेट अगर इस किताब को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन दे दिया, डी दे दिया है 3H, जो ये गलत है। सबसे हार्डनेस का अगर बात करेगा तो सबसे हार्डनेस होता है 9H और सबसे अगर बोलेगा कि मुलायम कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा मुलायम होता है 7B। अगर बात करेगा कितने ग्रेड का पेंसिल होता है, तो 18 ग्रेड का पेंसिल होता है। और प्रकार पूछेगा तो प्रकार होता है 3 प्रकार का, एक होता है हार्डनेस, एक होता है मीडियम और एक होता है सॉफ्टनेस। मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, तो मध्यम हो गया, एक होता है हार्डनेस हो गया, एक मध्यम हो गया और एक हो गया मुलायम हो गया। तो 3 प्रकार का। तो मुलायम में पूछेगा तो 7B हो गया, हार्डनेस में बोलेगा तो 9H हो गया और 3 प्रकार के पाया जाता है और 18 ग्रेड के टोटल पेंसिल है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को हम क्या कहते हैं। देखिएगा, ये जिसे मान लेते हैं कि ड्राइंग बोर्ड है और ड्राइंग बोर्ड के बाएं साइड रहता है वर्किंग एज
बाएं साइड क्या होता है, तो वर्किंग एज होता है, और वर्किंग एज को ही हम कहते हैं एबोनी। वर्किंग एज को हम क्या कहते हैं, तो एबोनी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो सीजन की हुई बिना गांठ की लकड़ी का उपयोग करते हैं। अगर ड्राइंग बोर्ड का बात करिएगा तो ड्राइंग बोर्ड का जो लकड़ी होना चाहिए जो एकदम समतल होना चाहिए, तो वही बोला है कि सीजन की हुई, सीजन मतलब बहुड़ियां से उसको अपना क्लीन किया हुआ, पतला किया हुआ, समतल बनाया हुआ, बिना गांठ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो सीजन की हुई बिना गांठ की लकड़ी का प्रयोग होता है ड्राइंग बोर्ड में। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है 8 नंबर में, 8 नंबर में कहा गया है कि D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है। D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है। तो अगर हम यहां बात करेंगे D1, D0, D1, D2 और D3 का, तो D0 का अगर बात करेगा तो होता है 1500, 1000 और 25। फिर यहाँ D1 का बात करेगा तो 1000 हो गया, 700 और 25। फिर D2 का बात करेगा तो ये होता है 500, एक सेकंड, 700, 500 और 15। इसी तरीके से आगे भी होता है, वो याद रखिएगा। ये बताइए कि D2 का पूछा है तो 700, 500 और 15, तो 700, 500 और 15 ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो 700, 500 और 15 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि इन ड्राइंग में बोला है कि इनमें से ड्राइंग बोर्ड का सबसे छोटा साइज कौन सा होता है। तो आपको पता है कि D0 से लेके नीचे जब आइएगा D4 तक तो साइज होता है जो घटते जाता है। तो सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज पूछा है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा होगा D3। अगर D4 रहता तो इससे भी छोटा D4 हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, D3। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि टी स्क्वायर, बोला है कि टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। तो अगर टी स्क्वायर का माप जो लिया जाता है, जिसे ये बताइए कि ड्राइंग बोर्ड होता है, और ड्राइंग बोर्ड पर यहाँ जो लगाया जाता है वो टी स्क्वायर लगाया जाता है, और टी स्क्वायर का यहाँ जो ये होता है बाएं साइड में, ये होता है हेड। अब टी स्क्वायर का ये हो गया ब्लेड और ये हो गया हेड। टी स्क्वायर का ये हो गया हेड, ये हो गया हेड और ये हो गया ब्लेड। तो ये बताइए ब्लेड की लंबाई पर ही लिया जाता है। तो टी स्क्वायर का माप लिया जाता है किसका, तो ब्लेड की लंबाई का, ब्लेड की लंबाई का लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेड की लंबाई। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है। टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। तो टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई का अगर बात करेगा तो इसका लंबाई होता है 1000 mm होता है। टी साइज की टी स्क्वायर की लंबाई बोलेगा तो 1000 mm होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, टी स्क्वायर के इस भाग से ड्राइंग शीट के किनारे समांतर लगाई जाती है। बोला कि टी स्क्वायर के इस भाग से ड्राइंग शीट के किनारे के समांतर लगाई जाती है। तो ये बताइए कि ड्राइंग शीट के समांतर को लगाई जाती है, मानते हैं कि ड्राइंग शीट हो गया, तो ड्राइंग शीट के समांतर कहाँ थे, यहाँ हेड लगाइएगा और ये हो गया समांतर। तो यही बोला है कि टी स्क्वायर के इस भाग से ड्राइंग शीट के किनारे, ड्राइंग शीट के किनारे समांतर लगाई जाती है। तो किनारे पर क्या लगाया जाता है, तो हेड लगाया जाता है। आप टी स्क्वायर के बारे में जाने होंगे, तो ये है टी स्क्वायर। अगर बात करेगा तो ये हो गया हेड, ये क्या हो गया हेड, और ये हो गया टी स्क्वायर, और इसका बात करेगा तो ये होता है ब्लेड। ये क्या होता है, तो ब्लेड होता है। तो ये जो किनारा पर लगेगा ड्राइंग शीट के बाईं साइड, तो कौन लगेगा, हेड लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कोण समूह सेट स्क्वायर में नहीं है। सेट स्क्वायर में नहीं है। तो सेट स्क्वायर में दो प्रकार का कोण बनता है, दो प्रकार का बनता है। एक 45-45-90 का बनता है और एक 30-60-90 का बनता है। 15-75-90 का नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि किसका प्रयोग हम 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री तक के कोण बनाने या मापने के लिए किया जाता है। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री या 360 डिग्री का जो हम प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। किसका, तो प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। और आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं इसको, तो चांद कहते हैं। और ये चांद जो होता है वो अर्धवृत्ताकार भी होता है, अर्धवृत्ताकार भी होता है और वृत्ताकार भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा,
बोला है कि बड़ी कंपास में, बोला है कि बड़ी कंपास से अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में किसे लगाया जाता है। जैसे बड़ी कंपास हो गया और अधिकतम व्यास को खींचना है, अधिकतम व्यास के वृत्त खींचने के कंपास में क्या लगाया जाता है, तो लेंथनिंग बार लगाया जाता है, लेंथनिंग बार लगाया जाता है। जैसे छोटा होता है तो नॉर्मल से काम चल जाता है, लेकिन अगर बड़ी कंपास में अगर अधिकतम व्यास को अगर खींचना है तो उसमें लेंथनिंग बार लगाया जाता है, लेंथनिंग बार लगाया जाता है। दोस्त बता देते हैं कि 15 क्वेश्चन जो था उसमें एलपी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस पेपर ही करवाए हैं। इसी के साथ लेवल 2 में आता है जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनने की संभावना है। आपको पता है कि अब इसका 40 क्वेश्चन से वेटेज बढ़ के कितना हो गया है, तो 50 क्वेश्चन हो गया है। तो स्वाभाविक है कि इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ड्राइंग भी अहम भूमिका निभावेगा, क्योंकि इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 15 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसका वेटेज है जो बढ़ गया है। तो अगले प्रैक्टिस में देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि 120 mm व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। 120 mm व्यास को खींचने के लिए, तो 120 mm व्यास को खींचने के लिए हम बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं, बड़ी कंपास का उपयोग करते हैं। अगर छोटा का अगर बात करेगा कि छोटा कंपास का 25 mm से 50 mm तक खींचने का काम करता है, 25 mm से 50 mm तक खींचने का काम करता है कौन, तो छोटा कंपास। और 120 mm से ऊपर का खींचने का काम करता है कौन, तो बड़ी कंपास करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि वृत्त खींचने के लिए कंपास को किस दिशा में घुमाया जाता है। तो वृत्त खींचने के लिए कंपास को किस दिशा में घुराते हैं, तो क्लॉकवाइज घुराते हैं, क्लॉकवाइज घुराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉकवाइज। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पर किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का जो चुनाव होता है वो किस आधार पर किया जाता है, तो वो ग्रेड के आधार पर किया जाता है, किस ग्रेड का पेंसिल है। दोस्त बता देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जिसे 18 ग्रेड भी दिया गया है बुक में, और कभी कभी है 3 ग्रेड दिया जाता है, और ये 18 प्रकार दे दिया जाता है, 18 प्रकार दिया जाता है और 3 ग्रेड दिया जाता है। तो ग्रेड लीजिएगा तो 3 ग्रेड का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, सबसे नरम पेंसिल किस ग्रेड का होता है। बोला है कि सबसे नरम पेंसिल जो होता है वो किस ग्रेड का होता है। तो हम बताए थे कि सबसे नरम पेंसिल होता है 7B होता है, सबसे नरम पेंसिल 7B होता है। और सबसे हार्डनेस का अगर बात करेगा तो 9H होता है, जो सबसे हार्डनेस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है सबसे हार्ड पेंसिल का ग्रेड कौन सा होता है। तो अभी हम बताएं कि सबसे हार्ड पेंसिल होता है 9H। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करता है। जो पेंसिल के लेड की हार्डनेस किस पर निर्भर करता है, हार्डनेस किस पर निर्भर करता है, तो एक निर्भर करता है कॉलिन या कलीन की मात्रा पर निर्भर करता है, कलीन की मात्रा पर निर्भर करता है हार्डनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, बोलता है कि आउटलाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है। आउटलाइन खींचने के लिए, आउटलाइन खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल की जरूरत होती है। तो आउटलाइन अगर खींचना है तो आउटलाइन के लिए एच प्रकार के पेंसिल का उपयोग करते हैं। अगर बात करिएगा कि कितने प्रकार का पेंसिल होता है, तो 18 प्रकार का। कितने ग्रेड होता है, तो 3 ग्रेड का होता है। लेकिन कभी कभी इसी ग्रेड को 18 ग्रेड बना देता है और 3 प्रकार बना देता है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि बुक में ऐसा मेंशन किया हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसका प्रयोग हम अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए किया जाता है। अव्यवस्थित वक्र बनाने के लिए मतलब ये हुआ कि उसका फिक्स आकार नहीं होता है। अब नॉर्मल जो आप लोग जो प्रकार यूज करते हैं उस सबका इंस्ट्रूमेंट का, उससे नहीं बनाया जाता है। तो इसका हम फ्रेंच वक्र का, फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसी को बोलता है अव्यवस्थित वक्र को बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि A0 साइज की ड्राइंग शीट की क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम पीछे भी आपको हम बताए हैं कि A0 साइज की ड्राइंग की जो क्षेत्रफल होता है वो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरीका से A1 बोलेगा तो इसका आधा कर दीजिएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। फिर A2 बोलेगा तो इसी को आधा करेगा 0.25 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न 25 नंबर में बोला गया है, कहा गया है कि इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट माप क्या होता है। अगर बात करेगा इंपीरियल साइज का, तो इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट का माप
क्या होता है, तो इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट का जो माप होता है वो 594 और 841 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल साइज 594 841। आपको पता है कि A0 का अगर बात करिएगा तो A0 कौन सा हो जाता है, तो ए होता है, A0 हो गया। अगर 594 और 841 का अगर बात करिएगा तो ए क्या हो गया, तो A1 हो गया। और A1 को ही हम इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट कहते हैं, A1 को इंपीरियल साइज की ड्राइंग कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि टी स्क्वायर बना होता है, टी स्क्वायर किसका बना होता है। तो अगर टी स्क्वायर का अगर बात करेगा तो टी स्क्वायर है जो हार्ड लकड़ी का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि टी स्क्वायर हार्ड लकड़ी का और प्लास्टिक दोनों का बना होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सेट स्क्वायर का आकार होता है, सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है। तो सेट स्क्वायर का आकार होता है त्रिभुजाकार। आपको हम बताएंगे भी कि सेट स्क्वायर दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का कौन बना सकता है। अगर बात करिएगा 45 और 90 का, और एक बनाता है 30 60 90 का बनाता है। तो ये दो प्रकार का कौन बनाता है, तो एक कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो अगर सेट स्क्वायर का अगर बात करेगा तो सेट स्क्वायर का समांतर लाइनें खींचने के लिए भी करते हैं और कोण चेक करने के लिए भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी दोनों का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में बोला है कि प्रोटेक्टर किससे बना होता है, प्रोटेक्टर किससे बना होता है। तो अगर प्रोटेक्टर का बात करेगा तो प्रोटेक्टर है जो लकड़ी का भी बना होता है और प्लास्टिक का भी बना होता है। तो ए और बी दोनों होगा। तो प्रोटेक्टर प्लास्टिक का भी बनता है और लकड़ी का भी बनता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि लेनिंग को मिस किया है, या इसको हम बोलेंगे लेंथनिंग बार का प्रयोग किया जाता है। लेंथनिंग बार का हम कहाँ प्रयोग करते हैं, तो लेंथनिंग बार का हम प्रयोग करते हैं बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए, बड़े आकार का वृत्त खींचने के लिए हम लेंथनिंग बार का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि लेंथनिंग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो बड़े आकार का वृत्त खींचने के लिए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले में बोला है कि ड्राइंग बोर्ड एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है और इसकी मोटाई लगभग कितना होता है। तो ड्राइंग बोर्ड एक अच्छी सीजनिंग की हुई लकड़ी का बना होता है और इसका अगर मोटाई का बात करेगा तो मोटाई इसका होता है लगभग 25 mm होता है, लगभग 25 mm होता है। अगले प्रश्न देखिएगा कि ड्राइंग बोर्ड के स्लॉटेड जोड़ के फास्टनिंग निम्न में से युक्त का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड के स्लॉटेड जोड़, ड्राइंग बोर्ड के स्लॉटेड जोड़ की फास्टनिंग निम्न में से प्रयोग किसका करते हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि ड्राइंग बोर्ड का जो स्लॉटेड किया होता है, जैसे ये ड्राइंग बोर्ड होता है तो ड्राइंग बोर्ड पर देखिएगा कि पट्टी लगा होता है, पट्टी को बांध के कौन रखता है, तो बैटन रखता है, पट्टी को बांध के रखता है तो बैटन, तो दो को बैटन लगा रहता है और इसी में रहता है पेंच लगा हुआ, पेंच इसी को बांध के रखता है। तो पेंच और बैटन्स का प्रयोग करते हैं, पेंच और बैटन्स का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड का, देखिएगा ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है और इसकी समतलता निम्न में से युक्तियों से चेक की जा सकती है। बोला है कि ड्राइंग बोर्ड की सतह समतल होती है और इसकी समतलता निम्न में से युक्तियों में से चेक की जा सकती है। मतलब किसके द्वारा चेक की जाती है, तो ये चेक की जाती है स्ट्रेट एज के द्वारा चेक की जाती है। स्ट्रेट एज के द्वारा समतलता की ड्राइंग बोर्ड समतल है कि नहीं, इसके द्वारा चेक किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं और एक हेड और दूसरा ब्लेड, निम्न में से सिरा क्रियान्वित होता है। तो सिरा क्रियान्वित का मतलब ये हुआ कि सिरा क्रियान्वित का मतलब हो गया कि हेड भी होगा और ब्लेड भी होगा। तो सिरा क्रियान्वित होता है जो ये दोनों होता है, दोनों होता है, सिरा और ब्लेड। सिरा जो क्रियान्वित होता है वो ब्लेड भी होता है और हेड भी होता है। अगर टी स्क्वायर का बात करेगा तो ये है टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं ब्लेड, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ब्लेड बोलते हैं। तो ये हो गया हेड और ये हो गया हेड और ये हो गया ब्लेड। अगले प्रश्न में देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि ड्राइंग बोर्ड की एबोनी एज के साथ टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से क्या खींचा जाता है। बोला है कि ड्राइंग बोर्ड की एबोनी, जो दिया गया है कि ड्राइंग बोर्ड की एबोनी है, एबोनी, ड्राइंग बोर्ड की एबोनी एज के साथ टी स्क्वायर की मदद से हेड का प्रयोग निम्न में से क्या खींचा जा सकता है। इसे ये बताइए कि ये ड्राइंग बोर्ड लेते हैं, ये ड्राइंग बोर्ड है
और ड्राइंग बोर्ड में टी स्क्वायर जो लगता है, हेड लगता है, वो बाईं साइड लगता है। तो ये टी स्क्वायर अगर हम यहाँ लगाएंगे तो इस तरीका से हम टी स्क्वायर लगाएंगे, ये पूरा फिक्स रहता है, टी स्क्वायर लगाते हैं। इसको हम क्या खींचने के लिए करते हैं, तो क्षैतिज रेखा भी खींचा जा सकता है, क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं, एबोनी एज का टी स्क्वायर, ठीक है। समांतर रेखा भी खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। सेट स्क्वायर और स्टेनलेस स्टील का मार्ग भी दर्शन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि पेंसिल के ग्रेड किस तत्व पर आधारित होता है। पेंसिल का जो ग्रेड होता है वो किस तत्व पर आधारित होता है। तो पेंसिल का ग्रेड होता है जो लीड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर आधारित होता है। लीड की हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर होता है। अगर बात करेगा कि ग्रेड का, अगर बात करेगा तो पेंसिल का ग्रेड 3 प्रकार का होता है। एक हार्डनेस हो गया, एक सॉफ्टनेस हो गया और एक मीडियम हो गया, मध्यम हो गया। अगर प्रकार का बात करेगा तो प्रकार कितना प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। सबसे हार्डनेस का बात करेगा तो 9H होता है और सॉफ्टनेस का बात करेगा तो 7B होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किस ग्रेड की पेंसिल सबसे ज्यादा कठोर और नर्म होता है। तो अभी हम बताए हैं कि कठोर होगा 9H और नर्म जो होगा वो 7B होगा। तो 9H और 7B, 9H और 7B होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नर्म लेड पेंसिल का प्रयोग मोटी और गहरी रेखा के लिए उचित है। तो मध्य ग्रेड पेंसिल H2H का प्रयोग कहाँ उचित होता है। बोला है कि नर्म लेड पेंसिल का प्रयोग मोटी और तथा गहरी रेखा के लिए उचित है। तो मध्य ग्रेड पेंसिल का H हो गया मध्य और 2H का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो साधारण कार्य जैसे अंशांकन में करते हैं, साधारण कार्य अंशांकन में करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि H2H और 3H ग्रेड की पेंसिल सदैव निर्भर करता है। तो H है, 2H और 3H का जो पेंसिल है वो निर्भर किस पर करता है, तो कागज की गुणवत्ता और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। मध्यम जो पेंसिल होता है वो कागज की गुणवत्ता पर और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बारिश के मौसम या अधिक हुमस से पेंसिल का लेड सख्त हो जाती है। तो अतः निम्न में से प्रयोग करना उचित होगा। तो सख्त हो जाती है तो किसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो नर्म का प्रयोग कर सकते हैं, नर्म ग्रेड का प्रयोग कर सकते हैं। और नर्म ग्रेड में कौन आता है, तो 7B आता है। अगर हार्ड में बात करते हैं कि सख्त ग्रेड में मतलब हार्ड में कौन आता है, तो हार्डनेस में आता है 9H होता है, 9H होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि जब ड्राइंग की कोई भी भाग या रेखा मिटाने या सुधार करना हो तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड का कोई भी भाग रेखा मिटानी हो या सुधार करनी हो तो इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं, इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न बोला है कि सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो पीछे भी हम बताएं आपको कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। एक 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री बनाता है। एक बनाता है 30, 60 और 90 डिग्री का बनाता है। तो ये 2 प्रकार के बनाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, सेट स्क्वायर बोला है कि सेट स्क्वायर किस पदार्थ से बने होते हैं। तो सेट स्क्वायर किस पदार्थ से बने होते हैं, तो ये पारदर्शी सेलुलॉइड और प्लास्टिक के बने होते हैं, पारदर्शी सेलुलॉइड और प्लास्टिक के बने होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शी सेलुलॉइड और प्लास्टिक के बने होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं जिसमें 60-30 की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है और 45 और 45 की लंबाई कितनी होती है। इसे बोला गया कि सेट स्क्वायर जो होता है 2 प्रकार का, जिसमें 60 और 30 डिग्री का जो लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो बताइए कि 45 और 45 डिग्री का इसका लंबाई कितना होता है। तो अगर 45 और 45 का अगर बात करेगा तो इसका 20 सेंटीमीटर होता है। कितना, तो 20 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सेट स्क्वायर का प्रयोग सभी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, लेकिन निम्न में से क्या रेखा नहीं खींचा जा सकता है। दोस्तों बता देते हैं कि एरर दिया है इसमें। अगर बात करेगा सेट स्क्वायर का, तो सेट स्क्वायर है जो हॉरिजॉन्टल भी खींचता है, लंबवत भी खींचता है, वर्टिकल भी खींचता है, तिरछा भी खींचता है। लेकिन इसमें आंसर लिया है जो बी लिया है, तो ये हमको डाउट लग रहा है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन ही गलत ऑप्शन सेट किया है।
क्वेश्चन सही है कि ऑप्शन गलत सेट किया हुआ है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्केल का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। स्केल का प्रयोग जो हम करते हैं वो किस उद्देश्य से किया जाता है, तो माप स्थानांतरण और विमांकन हेतु करते हैं। स्केल का जो उपयोग करते हैं माप स्थानांतरण के लिए और विमांकन के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि स्केल प्राय लकड़ी, स्टील, हाथी के दांत और सेलुलॉइड प्लास्टिक के उपलब्ध होते हैं, तो इनमें ज्यादा होते हैं। बताइए कि स्केल प्राय लकड़ी के, स्टील, हाथी दांत और सेलुलॉइड प्लास्टिक के उपलब्ध होते हैं, तो इनमें किसका ज्यादा प्रयोग होता है, तो स्टेनलेस स्टील का ज्यादा होता है। स्टेनलेस स्टील का ज्यादा होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक स्केल प्राय चपटे तिरछे किनारे वाले त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं, तो ये साधारणतः कार्य हेतु निम्न लंबाई चौड़ाई उपलब्ध होते हैं। बोला है कि स्केल प्राय चपटे तिरछे किनारे वाले या त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं, तो ये साधारणतः कार्य हेतु निम्न लंबाई चौड़ाई और उपलब्ध होते हैं। मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है, तो लंबाई या चौड़ाई की अगर बात करेगा तो 150 mm लंबाई और 20 mm चौड़ाई होता है, या 300 mm लंबाई और 3.5 mm चौड़ाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि स्केल प्राय चपटे भी होते हैं, तिरछे किनारे वाले या त्रिकोणीय अनुप्रस्थ काट के होते हैं, तो इस साधारणतः कार्य हेतु लंबाई और चौड़ाई किसमें उपलब्ध होता है, तो 150 mm लंबाई और 20 mm चौड़ाई, या 300 mm लंबाई और 3.5 mm चौड़ाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि फ्रेंच कर्व का प्रयोग हम बनाने के लिए करते हैं। मतलब फ्रेंच कर्व का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो हम बताए थे कि अव्यवस्थित, जिसको कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसको हम बनाने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा कि चांद की अल्पतमांक होती है, चांद की अल्पतमांक कितना डिग्री होती है, तो अगर बात करेगा चांद की अल्पतमांक की, तो चांद की अल्पतमांक होती है कितना, तो 1 डिग्री होता है। कितना, तो 1 डिग्री होती है चांद की अल्पतमांक। दोस्त बता देते हैं कि इसमें 50 प्रश्न हम करवाए हैं। इसी तरीके से अल्टरनेट में कल आपको एक सेट प्रैक्टिस 2 मिलेगा जो इसके झा का है, जो 50 को मिक्सिंग क्वेश्चन आएगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। इसी तरीके से कल के अगले दिन आपको फिर से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंट पार्ट हम 50 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और इसी सेशन से जुड़े हुए कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं जो हम आपको सुविधाजनक यहाँ करा सकते हैं। तो चलिए इस सेशन यहीं तक रखते हैं। इस सेशन के लिए आप लोग के देखने के लिए धन्यवाद।